नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और आज जो इकोनॉमी में अगला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक मान लीजिए, वो मुद्रा और साख है। ये मुद्रा और साख है ना। मुद्रा और साख क्या है? एक्चुअल में बिना मुद्रा के आजकल कुछ नहीं होता, आपको ये पता होगा। बिना मुद्रा के आजकल कुछ नहीं होता। और दूसरा, इसके बिना व्यापार नहीं होता। ध्यान रखिएगा, बिना मुद्रा के हम कुछ नहीं कर सकते और बिना इसके व्यापार नहीं होता। तो हम इसे मनी एंड क्रेडिट की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, मुद्रा का इस्तेमाल क्या होता है। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन में कई शोधों और कई चीजों में जरूरत पड़ती है। अब जैसे आपने देखा होगा, बार्टर सिस्टम हमने जब पढ़ाया था तब हमने देखा कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ठीक है, डबल कोइंसिडेंस, है ना। तो ये कोइंसिडेंस जो है डबल हो, ऐसा होना बहुत कठिन हो जाता था। और जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत आसान हो गया कि हम किसी भी चीज से कोई भी वस्तु सेवा खरीद सकते हैं। इससे क्या हुआ, मुद्रा का विनिमय, ले जाना लाना, बहुत सारी चीजें आसान हुई। तो अब हमें क्या करना है, आगे देखना है कि आखिर ये चीजें कैसे काम करती हैं। जैसे आपने ये देख लिया होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम तो बन गया। अब मुद्रा के कई प्रकार, सबसे पहले हम देखेंगे तो कौड़ियों के रूप में, कौड़ियों के रूप में देखे थे हमने, ठीक है। फिर क्या बना, फिर क्या बना, इसके पहले भी हम देखें तो टेराकोटा की मुद्राएं थी, ठीक है, छपे हुए टेराकोटा की मुद्राएं। फिर कौड़ी, फिर यदि हम देखें तो पंचमार्क सिक्के, आहत आहत सिक्के जिनको हम कहते हैं, है ना। और ये धीरे धीरे आज तक हम जो कागज के नोट हैं उस पे पहुंचे हैं। और कागज के नोट के बाद हम प्लास्टिक मनी तक पहुंचे हैं, है ना। प्लास्टिक मनी का मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और अब हम डिजिटल मनी के रूप में पहुंच चुके हैं। तो हम कौड़ियों से लेके आहत सिक्के, कागज, प्लास्टिक मनी, और अब हम किसमें, डिजिटल मनी में पहुंच चुके हैं। और इसके कई रूप हैं, ठीक है। तो मुद्रा की एक क्या रही है, एक इतिहास रहा है उसका, कि वह कैसे क्रमिक विकास हुआ उसका, ये तो हम लोग जानते हैं। अब आगे देखते हैं को मुद्रा का जो विकास हुआ। अब यहां पे हम करेंसी की बात करते हैं। क्या करते हैं, करेंसी की बात। यहां पे कुछ चीजें दी गई हैं, है ना। प्रारंभिक आहत सिक्के, फिर गुप्तकालीन सिक्के, तुगलकी सिक्के, अकबरकालीन सोने की मोहरें, फिर सिक्के आए, फिर नोट आए। और इस विकास को हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। अब यहां भी ध्यान रखिएगा कि इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा मुद्रा हो जाए तो क्या करेंगे, हम बैंकों में जमा कर देंगे। क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। अब जमा जब करते हैं तो क्या करेंगे, बैंक क्या करेगी, जमा करके रख लेगी और फिर आपको इंटरेस्ट देगी। नहीं, ऐसा नहीं करती है। बैंक क्या करती है, आपकी मुद्रा से ही कुछ पैसे अपने पास रख के बाकी को काम में लगा देती है। ध्यान रखिएगा, मुद्रा हमेशा कार्य करती रहती है। कोई भी काम करे न करे, मुद्रा हमेशा कार्य करती है। और ये सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक में एक निश्चित धनराशि रखी, तो उसका इंटरेस्ट जो मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है, मंथली या ईयरली। तो इसका मतलब है, क्या उस ईयर में संडे को हटाया जाता है, नहीं। क्या उस ईयर में किसी सैटरडे को हटाया जाता है, नहीं। क्या किसी छुट्टी को हटाई जाती है, नहीं। कोई टाइम पीरियड है कि इतने तक इंटरेस्ट मिलेगा, 8 घंटे का, बाकी का नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। मुद्रा हमेशा कार्य करती है, चाहे वो हम बैंक में जमा करते हैं, चाहे हम बैंक से कर्ज लेते हैं। मुद्रा हमेशा अपना कार्य करती है, क्या, बढ़ाने का काम। वो बढ़ता किस प्रकार से है, तो ब्याज के रूप में, है ना। क्या करते हैं, जमा कर देते हैं, और जमा करने के बाद इस पर सूद भी देते हैं। वो इस सूद को कैसे देते हैं, वो जो ब्याज होता है, सूद मतलब ब्याज, ब्याज कैसे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक बैंक में 100 रुपये जमा किए,
तो उस बैंक ने क्या किया, एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण कैसे लेते हैं, आप यहां पे ध्यान रखिए कि एक, मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, एक गांव है और इस गांव में 1,000 लोग रहते हैं जिन्होंने 100 रुपये करके जमा किया। तो इस गांव में कितने जमा हो गए, 1 लाख, 1 लाख जमा हो गए। अब 1 लाख रुपये बैंक के पास आ गया, तो मान के चलती है कि एक दिन में 100 में 5 व्यक्ति वापस आ सकते हैं मांगने के लिए। बाकी 95,000 को ये क्या करेगी, लोन के रूप में दे देगी, लोन के रूप में बांट देगी, जिससे लोगों को ऋण मिल सके और वो अपना काम चला सके। अब इस लोन पे ये जो जमा किया है इन लोगों ने, इनको भी इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो लोन देगी इसमें भी इंटरेस्ट लेगी, है ना, ये इंटरेस्ट लेगी और इनको इंटरेस्ट मिलेगा, यहां से दिया जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट की दर होगा, ये जो होगा वो कम होगा और ये जो लेगी वो ज्यादा, बैंक जो रेट लेगी वो ज्यादा लेगी। इस तरीके से रुपया जो है हमेशा काम पे लगा रहता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, इसलिए मांग जमा, जो चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए हर जमा को हम मांग जमा के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। अब यहां देखिए, मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। जैसे आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान किया, तो उस भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम चेक के द्वारा भी पेमेंट की जा सकती है ना। अब मेरे अकाउंट में मान लीजिए 50 लाख रुपए है, मुझे किसी को देना है 5 लाख रुपया, मैं पैसा निकालने नहीं जाता हूँ, एक चेक काट देता हूँ, एक रकम लिख देता हूँ और उसको थमा देता हूँ। वो क्या करेगा, बैंक से जाके उतना पैसा ले लेगा। तो इस तरीके से काम हो जाता है ना। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है, चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है, धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। पर आजकल रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आ गया है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आ गई हैं कि एक सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में यह काम हो जाता है। तो अब चेक का जो काम है वो धीरे धीरे मंद पड़ता जा रहा है, या उसकी जो प्रासंगिकता है वो कम होती जा रही है। ठीक है, अब चेक का काम अधिकतर कानूनी रह गया है। आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए, इस तरह हम देखते हैं कि जमा मुद्रा के अनिवार्य लक्षण है। क्या, मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद इस्तेमाल किए सभी सीधा भुगतान करना हो जाता है। तो यहां पे आपको देखिए, अब यहां पे देखिए कि यहां बैंक की भूमिका याद रखना हो। बैंकों के लिए जमा के बदले कोई भी मांग जमा या भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली के बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पूरे रुपये का कार्य है। आगे देखते हैं, हम लोग शाख की बात कर रहे हैं अभी। बैंकों की ऋण संबंधी गतियां देखिए, हमने अभी जो कहा था, बैंक जनता से जो धन जमा खातों में लेती है, उसके बाद क्या करती है, छोटा हिस्सा अपने पास रख के अभी जो है उसको कैश रिजर्व रखने का, जिसको हम लोग CRR के नाम से जानते हैं, वो कितना है, सामान्यतः 5%। ठीक है, कैश रिजर्व, नगद आरक्षित अनुपात जो रखते हैं वो 5% है। बाकी जो है वो क्या करते हैं, ऋण के रूप में दे देते हैं। अब यहां पे मान लीजिए कि इनको पता है कि केवल कुछ जमा करता ही नकद निकालने के लिए आएंगे, लेकिन यहां पे एक आपको क्वेश्चन है कि अगर सभी जमा करता, जैसे मैंने कहा था 100 लोग 1,000 रुपये जमा करते हैं, 1 लाख रुपया होता है। 1,000 लोग 100 रुपये जमा करते हैं तो 1 लाख रुपया होता है। यदि सभी लोग एक साथ मांगने आ जाए तब क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, जिन्हें राशि की जरूरत है वो मध्यस्थता का काम करते हैं। आगे चलते हैं। जैसे यहां पे कुछ चीजें हैं, जमा करता, लोग जमा करते हैं, लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। यहां पे लोग ऋण लेते हैं, लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं। बैंक की आय बढ़ती है, ध्यान रखिए। लोग पैसा देते हैं और इसी पैसा से वो ऋण देता है। ठीक है, यहाँ पे लोग पैसा
ऋण लौटाते हैं, ये इंटरेस्ट लौटा देता है। तो ऋण जो मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, ऋण जो लौटा रहे हैं इंटरेस्ट रेट जो ये कम हो रहा है। मान लीजिए ये 10% है तो ये हमेशा 7 या 8% होगा। ठीक है, तो वहां से 10% ले रहे हैं, यहां पे 7% या 8% दे रहे हैं, तो ये गैप जो है इससे बैंक की कमाई होती है और बैंक का संचालन होता है। क्लियर हो गया होगा यहां से? ठीक है, अब यहां देखिए साख की दो विभिन्न स्थितियां। बहुत सारे लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में। जैसे जहां साहूकार कर्ज को धन वस्तुएं मुहैया कराता है, बदले में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ध्यान रखिए, साहूकार, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र, अभी यहां पे पढ़ेंगे। धन वस्तुएं सेवाएं मुहैया कराता है। क्या कराता है? धन वस्तुएं या सेवैया और सेवाएं, बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार साहूकार जो है या गांव में जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सेठ से कुछ पैसा उधार ले लेते हैं। तो उनका जो सेठ है वो ये कहता है कि जो पैसा दे तो रहा हूं लेकिन इतने मूलधन और इतने सूद के साथ आपको लौटाना पड़ेगा, और ये जो सूद होता है या जो ब्याज होता है ये काफी ऊंचा होता है। औपचारिक क्षेत्र से उसे अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। आगे आपको दिखाता हूं। जैसे अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है। जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते, ठीक है, 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए। इन सभी खर्चों के लिए सलीम को 2 स्रोतों से ऋण लेना है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा भी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान। दूसरा, इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों का एडवांस लेता है, नकद खर्च लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। ठीक है, महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचा देता है और उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और उधार के लिए धन अदायगी भी कर देता है। तो यहाँ पे ऋण देखिए, यहाँ पे 2, पहला तो व्यापारी से ले लेता है ना, और दूसरा जो है चमड़ा व्यापारी चमड़ा अभी देने और बाद में भुगतान की बात करता है। तो क्रेडिट हो गया ये। जैसे आप मान लीजिए बाजार जाते हैं और आपने कुछ कहा कि एक कुरकुरे दे दो 10 रुपए का, तो दुकानदार ने कहा पापा से पूछ के आए हो? हाँ हाँ पापा ने ही कहा है, तो तुरंत वो कुरकुरे दे देता है। और यदि आपने कह दिया नहीं नहीं पापा से नहीं पूछा है, कहेगा जाओ, नहीं मिलेगा। तो किसका क्रेडिट है? आपके पापा की क्रेडिट है। आपको क्या मिल जाता है? उधार, आसानी से। तो किसके क्रेडिट से? तो वो पापा का क्रेडिट है। इसका मतलब इतनी साख है कि बाजार से आप कुछ खरीद सकते हो जिसके बदले में पापा भुगतान कर देंगे, ये गारंटी है। उसी तरीके से सलीम का क्रेडिट है किसके पास? तो चमड़ा जो व्यापारी है उसके पास, कि हमें इतना चमड़ा 3000 जूतों का चमड़ा चाहिए जिसका भुगतान हम बाद में कर देंगे। ये क्रेडिट होता है और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अब यहां पे स्वप्ना एक और है, एक और मामला है। स्वप्ना, स्वप्ना एक छोटी किसान है, 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है, इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी और साहूकार से ऋण लेती है। अब यहां पे जो ऋण है ये क्रेडिट नहीं है, ये ऋण है। ठीक है, ये लोन है। साहूकार फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल महंगी कीटनाशक दवाइयां छिड़कती है, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में सफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वो अपना कर्ज वापस कर सके और उस कर्ज के चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है और इस तरीके से कई बार लोग भूमिहीन हो जाते हैं। आपने देखा होगा कर्ज के जाल में फंस के कई बार लोग अपने जमीन बेच देते हैं और भूमिहीन किसान के रूप में काम करना प्रारंभ कर देते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मांग क्या होती है? सबसे जो फसल उगाने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, दवाओं, पानी, इन्हीं के लिए होती है और 3-4 महीने का होता है। और लेकिन यहां पे जो कर्ज होता है वो क्या होता है कि बहुत
बड़ा होता है, मतलब बहुत ब्याज बहुत बड़ा होता है। जैसे हो सकता है कि वो साल का 60% तक हो, 5% महीने पर हो। जैसे 1 लाख रुपया किसी ने लिया तो 5% उसे महीने का चुकाना पड़ेगा, या 1,000 रुपया लिया तो उसे 50 रुपया महीने का चुकाना पड़ेगा। तो महीने का ये कर्ज जो होता है, कर्ज की राशि बहुत ज्यादा होती है, और इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है, सामान्यतः नहीं निकल पाते और इस कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऋण की शर्तें, कई बार देखो हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसमें कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रख लेता है, जैसे जमीन रख ले, है ना। सबसे बड़ी बात है, जमीन रख लेते हैं, भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी जो है इस तरीके से लेते हैं, और फिर ये रकम बहुत बड़ी हो जाती है और फिर उसको जब्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए आवास ऋण। ठीक है, मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए कर्ज लिया। कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर कितना है? 12%। इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्त में नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड देने पड़े, है ना। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत लौटाने पर वापस किया जाएगा। जब आप होम लोन लेते हो तो आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि बैंक को पता है कि घर के कागज हमारे पास हैं, और यदि वो नहीं देते हैं तो घर से निकाल देंगे। और ये होम लोन के चक्कर में लगभग सभी लोग फंसे हुए हैं। जितने भी लोग हैं वो होम लोन के चक्कर में फंसे हुए हैं। फंसे क्यों हैं, कभी इस पर चर्चा हम करेंगे। ठीक है, ब्याज दर, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, यदि आप कागजात नहीं देते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक से जब आप लेते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ देते हैं, और यदि आप नहीं देते हैं तो ऋण की दर जो है वो बढ़ जाएगी, ब्याज की दर जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। है ना। अब यहां पे देखिए एक गांव का उदाहरण लेते हैं, विविध प्रकार के शाख प्रबंध। ठीक है, सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां पे आलू की सिंचाई होती है। आगे ऊपर थोड़ा कर लेता हूं मैं। ठीक है, यहां पे 3 है। जैसे देखिए, श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वो गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज, 60% वार्षिक, है ना। पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव में कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज, इससे कम हो गया। ठीक है, व्यापारी ऋण पर कृषि आगतें मुहैया कराता है, जिससे फसल तैयार हो जाने पर वापस ऋण ब्याज पर। तो ये समझिए कि कितना मामला है, 60%, यहाँ पे 36%। ठीक है, जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण, ठीक है, ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वो अपनी फसल उसी को बेचेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो कहीं बाहर भी नहीं बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चिंत है कि ऋण की अदायगी के समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते ही, चूंकि मान लो ऋण आपने मुझसे लिया है, आप फसल मुझे ही बेचोगे तो मैं तो ऋण काट ही लूंगा, है ना, हो गया काम, तो मेरा पैसा डूबने का तो चांस ही नहीं है। तो ये चीजें कर लेते हैं। ठीक है, और यदि आपने यहां पे ये शर्तें नहीं मानी तो हम आपको ऋण नहीं देंगे। दूसरी बात कि आपने ये ऋण नहीं चुकाया तो आपका क्रेडिट खराब हो जाएगा, दूसरे व्यापारी भी आपको ऋण नहीं देंगे। अब यहां पे आता है मामला अरुण का। किसान मजदूर है, काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। क्या 7 एकड़ जमीन है? अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिलता है, और ब्याज दर कितना है? 8.5%। इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। योजना है कि फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा, बाकी आलू की फसल को शीत भंडार में रख देगा और बैंक से इसके बदले में नया ऋण ले लेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसने कितने में लिया? 8.5% में। इसने कितने में लिया? 60% में या 36% में। तो सीधी सी बात है, किसको नुकसान होगा? इनको, है ना, श्यामल को। और ये क्या करेगा? आराम से ऋण चुका देगा। दूसरी बात, एक बार बैंक को ऋण चुका दिया तो दोबारा देने में ऋण हिचकती नहीं है बैंक।
तो दोबारा भी मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक और है, निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता, उसे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है, अचानक बीमार पड़ने या परिवार में। तो ये क्या है, रमा अपने मालिक पर जो सोनपुर 5% मासिक ब्याज दर पे, तो ये अनौपचारिक ऋण है। रमा और श्यामल जो लेते हैं अनौपचारिक ऋण है, ये जो ले रहा है अरुण वो औपचारिक ऋण है। औपचारिक ऋण में ब्याज की दरें कम होती है, अनौपचारिक ऋण में ब्याज की दरें ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब जब ऐसी बातें हो जाती हैं, अनौपचारिक ऋणों में बहुत ज्यादा संकट हो जाती है, तो एक और चीज आगे आती है, वो है सहकारी समिति। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत है सहकारी समितियां। यहां पे क्या करते हैं कि किसान मिलकर एक पिगी बैंक मान के चलिए, एक फंड बनाते हैं, जिसमें से मान लीजिए कि 2300 किसान है, यदि 100 रुपए इन्होंने मिलाया तो कितने 2,30,000 बन जाएंगे, ठीक है। और उससे किसी को 10,000 का ऋण चाहिए तो आराम से मिल जाएगा, किसी को 20,000 का ऋण चाहिए, तो ये अपना काम सीधे सीधे चला लेंगे। साथ ही सहकारी समितियां बैंकों के साथ जुड़ के, किसके साथ, बैंकों के साथ जुड़कर फिर वो विशेष ऋण ले लेती हैं और उसको चुकाना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब यहां पे जो मैंने बताया उसके लिए यहां पे आप एक चार्ट देख सकते हैं, पाई चार्ट है। देखिए व्यावसायिक बैंक सबसे ज्यादा पे करते हैं, पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा सहकारी समितियां, औपचारिक क्षेत्र और अन्य औपचारिक एजेंसियां, तो 51 और 10 61 और 5 66% जो है वो क्या है, औपचारिक ऋण है। उसके बाद जमींदार 23 1 24 24 और 7, मतलब जितना बाकी बचा वो सब कितना 34% अनौपचारिक क्षेत्र से है। तो आज औपचारिक क्षेत्र का जो आंकड़ा है या जो हिस्सेदारी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको बार बार मैं बोलता हूं पढ़ना है साथ में, ऐसा नहीं कि आपको यहां से क्लियर हो जाएगा, मतलब ठीक है। अब देखिए औपचारिक, यहां पे देखिए ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में चला जाएगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, उसी चक्र में फंसता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण, औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों, यहां पे आगे होगा, देखिए यहां पे देखिए शहरी परिवारों द्वारा कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक और कितना प्रतिशत औपचारिक, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए गरीब परिवार औपचारिक क्षेत्र में 46%, अनौपचारिक क्षेत्र में 54%। कम संपत्ति वाले परिवार औपचारिक क्षेत्र में 62% और अनौपचारिक क्षेत्र में 38%, ठीक है। समृद्ध परिवार 73% औपचारिक क्षेत्र, अमीर परिवार 83% औपचारिक क्षेत्र। तो आप देखिए कि जितना हमारा जो मतलब रहन सहन या स्तर ऊंचा उठता जाता है, हम ऋण के लिए किन स्रोतों में ज्यादा निर्भर करते हैं, तो औपचारिक क्षेत्र में। औपचारिक क्षेत्र में हम जब निर्भर करते हैं तो हमारा जाहिर सी बात है कि हमारा ऋण चुकाने की संभावना बढ़ जाती है और हमें पे ज्यादा बर्डन नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देखिए कि अमीर परिवार है ना 83% किस क्षेत्र से लेता है, तो औपचारिक क्षेत्र से। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं गरीब परिवार की तरफ से, तो आप अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है, पहले 17, फिर 27, फिर 38, फिर 54%, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे समृद्ध से असमृद्ध की तरफ जाते हैं वैसे वैसे अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां पे देखिए आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन हमारे भले के लिए है, कौन हमारे नुकसान के लिए। इससे आपको चुनने में आसानी होती है और आसानी से आप ये चुन पाते हैं, ठीक है।
अब यहां पे एक और बात है, सहकारी समिति हो गई, बैंक हो गए औपचारिक क्षेत्र में, एक और एरिया है, उसको हम स्वयं सहायता समूह के नाम से भी जानते हैं। स्वयं सहायता समूह में क्या होता है, सामान्यतः जो छोटे छोटे वर्ग हैं, जैसे महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के बारे में SHG, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप की कहते हैं, उसके लिए बहुत काम आता है। तो वो क्या करते हैं, लोग जो हैं आपस में मिल के कुछ पूंजी लगा के फिर अपना काम शुरू करते हैं, और उनको स्वयं सहायता समूह। और उसके बाद वो फिर क्या करते हैं, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं, जहां कहीं मौजूद है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। जैसे मान लीजिए आप किसी साहूकार से आसानी से जाके पैसा ले लेंगे, लेकिन बैंक के लिए पूरा फॉर्मेट तैयार करना होता है, पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, तब आप ऋण ले पाते हैं। बट स्वयं सहायता समूह में एक ग्रुप बनाना होता है, और उस ग्रुप के माध्यम से आसानी से औपचारिक क्षेत्र में हम ऋण ले सकते हैं। क्लियर हो गया होगा यहां तक? ठीक है ना? जैसे देखिए, बहुत कम कम रुपए, जैसे स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है, और ये धीरे धीरे मिलके काम करते हैं। जैसे कार्यशील पूंजी में बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, इस तरीके से कई चीजें करते हैं। स्वयं सहायता समूह है, ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। आगे देखिए, तो बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक, मोहम्मद यूनुस जो अभी बांग्लादेश के हेड बने हुए हैं, प्रशासनिक हेड बने हुए हैं, वो उनको 2006 में नोबेल मिला था। 2006 में शांति के लिए नोबेल मिला था। ऐसे अर्थशास्त्र के मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पे माइक्रो क्रेडिट योजना शुरू की गई थी। माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट क्या है? तो माइक्रो क्रेडिट जो है वो छोटी छोटी सहायताएं हैं। जैसे मान लीजिए एक गांव में कुछ थोड़ा सा पढ़ लिख गया है बच्चा, और उसके पास पूंजी नहीं है, उसे आपने 5,000 रुपए की पूंजी दे दी। तो उसने क्या किया कि कपड़े ले आए थोड़े से, और साइकिल में लाद के वो गांव गांव फेरी लगाता गया, उससे कमा लिए। स्किल हो गया है, तो उसने एक 5,000 की सिलाई मशीन खरीद ली, और उससे क्या किया, सिलना शुरू किया, उससे कमाई हो गई। बढ़िया बनाने लगा, कुछ और उत्पाद करने लगा, अचार, पापड़, इस तरीके की चीजें बनाने लगा। तो माइक्रो क्रेडिट है, छोटे छोटे सहायता हैं, लेकिन वो रोजगार के बहुत बड़े माध्यम बनते हैं। और इसी के लिए वर्ष 2006 में मोहम्मद यूनुस को पीस नोबेल का मिला था, नोबेल का पीस प्राइज मिला था, जिसके लिए अभी ट्रंप जो है हाहाकार मचाए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही, फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।